कर्मचारी थी। उसके दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जो उस बड़े स्कूल के पीछे ही था। अमीरों के बच्चों को देखकर उमा का भी बड़ा मन करता था कि उसके दोनों बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ाई करें। फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए जब बच्चे उसके आगे पीछे घूमते तो उमा को बहुत अच्छा लगता। एक सुबह ऐसी ही बरसात का मौसम था। उमा अपने दोनों बच्चों को उनके स्कूल में छोड़कर भागते हुए अपने बड़े स्कूल में आ जाती है कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। बहुत ही जोरदार बारिश हो रही थी। सुनो उमा, ये फाइल जरा श्रुति मैम के कमरे में रखकर आ जाओ। वो जो छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना। जाओ, ये सारी फाइल उन्हीं को दे दो। उमा फाइल लेकर श्रुति मैडम के कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी जोर से बिजली कड़कती है। आज तो सचमुच में बड़ी भयानक बारिश हो रही है। कितनी तेज तेज बिजली चमक रही है। मेरे बच्चों का स्कूल तो इतना मजबूत भी नहीं है। हे भगवान, सब तेरे भरोसे है, उनका ध्यान रखना। मनी मन ऐसा सोचते हुए उमा श्रुति मैडम के कमरे में जाती है तो मैडम वहां पर नहीं थी। छोटे बच्चे तेज आवाज से डरे हुए चिल्ला रहे थे, अरे बच्चों, डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, यहाँ पर आओ। ये बताओ मैडम कहाँ पर है? आंटी, हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। जब तक तुम्हारी टीचर नहीं आ जाती मैं तुम लोगों के पास ही रहूंगी। 5 मिनट बाद श्रुति मैडम कमरे में आती है। अच्छा हुआ उमा तू यहाँ पर थी, मुझे चिंता हो रही थी। मैं वॉशरूम गई थी लेकिन दरवाजे में कुंडी अटक गई और वो खुली नहीं रही थी। हाँ मैडम, ऐसा होता है, बरसात में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं। फाइल मैं आपके लिए लेकर आई थी। ठीक है, मैं देख लूंगी। तभी फिर से जोरदार बिजली कड़कड़ाती है और सभी बच्चे डर जाते हैं। श्रुति मैम सबको अपने पास बुला लेती हैं। मैम, क्या मैं आपकी हेल्प के लिए रुक जाऊं? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा रोज का काम है, तुम जाओ, तुम्हें और भी काम होंगे। उमा फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। वहां पर बेल बजती तो उमा को जाना पड़ता था, इसलिए अधिकतर उमा वहीं अपनी कुर्सी पर ही बैठी रहती। थोड़ी देर बाद ही लंच टाइम हो गया। तेज बारिश के कारण सभी बच्चे अपने ही रूम में बैठकर लंच कर रहे थे। बारिश तेज होने के कारण धीरे धीरे स्कूल में पानी बढ़ने लगा। प्रिंसिपल राउंड पर आई तो उसने उमा से कहा, सुनो उमा, स्कूल में पानी भर रहा है, देखो बाहर गार्ड खड़े होंगे, उन्हें कहो कि पानी निकालने का इंतजाम करें। ठीक है मैडम जी। उमा ने अपना छाता लिया और वो बाहर की तरफ चलने लगी। तभी बड़ी जोर से भड़ाम की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि बाकी क्लास से भी टीचर्स बाहर निकल कर आ गई। क्या हुआ है? लगता है कोई हादसा हुआ है, देखो तो कितनी तेज आवाज थी। उमा अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसने पलट कर देखा तो छोटे क्लास के जो बच्चे थे उनके कमरे की एक दीवार जो बाहर की तरफ थी वो गिर गई और जिस कारण छत नीचे आ गई। उमा ने ये देखा और वो चिल्लाते हुए भागी, बचाओ बचाओ, बच्चों को बचाओ। पर तेज बारिश के कारण आवाज बाहर खड़े हुए गार्डन और ड्राइवर के पास नहीं पहुंच पा रही थी। उमा हाथ हिलाते हुए छोटे बच्चों की क्लास की तरफ भागी। उसने देखा कि कुछ बच्चे क्लास से बाहर आ रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे मलबे में दब गए हैं और उसमें श्रुति मैम भी है। उमा ने आव देखा न ताव, वो तुरंत उस कमरे में घुस गई। उसने जल्दी जल्दी सब बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और टीचर्स भी वहां पर आ गई। प्रिंसिपल ने तुरंत कुछ बच्चों को गार्ड बुलाने के लिए भेजा। श्रुति मैडम, मेरा हाथ पकड़िए, मैं अपना हाथ नहीं निकाल पा रही, बहुत दर्द हो रहा है। मैडम हिम्मत कीजिए, मैं इस पत्थर को उठाने की कोशिश करती हूँ, आप अपना हाथ बाहर निकालिए। उमा पूरी जान से उस भारी छत के मलबे को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि एक बेंच टूट गया है। उसने उस बेंच के पट्टे को उस पत्थर के नीचे लगाया और उस पर बैठ गई, जिस कारण वो मलबा थोड़ा सा हिला तो श्रुति मैम ने अपना हाथ खींच लिया लेकिन वो बुरी तरह जख्मी हो गई। और तभी उमा की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो श्रुति मैडम के पीछे बेहोश पड़ा था। तब तक वहां पर कुछ ड्राइवर और गार्ड भी पहुंच जाते हैं। वो लोग श्रुति मैम को बाहर निकालते हैं। प्रिंसिपल एम्बुलेंस बुला लेती है और उमा उस छोटे बच्चे को गोद में लेकर बाहर आती है। एहतियात के तौर पर उस पूरे एरिया से सबको हटा लिया जाता है। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई अभी तक? मैडम, मैंने फोन किया, आती होगी। उमा, तुमने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया है, यहाँ बैठो। हम अभी बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं। हमने ये छोटे बच्चों का एरिया इसलिए अलग बनाया था ताकि कभी कुछ हो भी तो हम बच्चों को पहले निकाल सके, लेकिन यही हिस्सा कैसे टूट गया समझ नहीं आ रहा। मैडम जी, सब बच्चों का ध्यान रखो। मुझे लगता है बाहर वाली दीवार से पानी नीचे घुस गया, शायद इसलिए दीवार टूट गई। श्रुति मैडम बेहोश हो गई, कुछ बच्चे भी डर से हल्की चोटों के साथ वहीं पर बैठे हुए थे और 2 बच्चे बेहोश थे। शहर में चारों तरफ पानी भर गया था इसलिए एम्बुलेंस आने में देर हो रही थी। मैडम, जब तक एम्बुलेंस का इंतजार करेंगे देर ना हो जाए। यही पीछे एक क्लिनिक है, हम बच्चों को वहां ले चलते हैं। मुझे लगता है उमा बिल्कुल सही कह रही है। फिर कुछ टीचर अपनी गाड़ी निकालकर उन सबको लेकर डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं। छोटे से क्लिनिक में अचानक से इतना अफरा तफरी मच जाती है। उमा भी एक जगह बैठी हुई थी, उसके पैर से खून निकल रहा था। इस तरफ उसका और किसी का भी ध्यान नहीं गया था। तभी डॉक्टर वहां से गुजरते हुए उमा का पैर देख लेता है। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम भी जाकर अपनी ड्रेसिंग कराओ। और तब प्रिंसिपल का ध्यान भी उमा के पैर पर जाता है। अरे उमा, तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, चलो मेरे साथ चलो। तब तक बच्चों के पेरेंट्स भी वहां पर आ जाते हैं। सब अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। श्रुति मैम के हस्बैंड भी आते हैं, वो भी श्रुति को अपने साथ ले जाते हैं। इस अफरा तफरी में स्कूल की छुट्टी का टाइम हो जाता है। उमा घड़ी की तरफ देखती है और हाथ जोड़कर प्रिंसिपल से कहती है, मैडम जी, मैं भी चलती हूँ, बहुत तेज बारिश है, मैं अपने बच्चों को स्कूल से ले लूं? अरे तुम्हारे तो पैर में चोट लगी है, तुम रुको, मैं किसी टीचर से कहती हूँ, वो तुम्हारे बच्चों को ले लेंगे और तुम्हें भी घर छोड़ देंगे। फिर प्रिंसिपल के कहने पर अशोक सर उमा को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके बच्चों के स्कूल ले जाते हैं। दोनों बच्चे बारिश में बुरी तरह भीगे हुए गेट पर खड़े हुए उमा का इंतजार कर रहे थे। उमा इशारे से उन्हें गाड़ी के अंदर बुला लेती है। बच्चों, आराम से बैठ जाओ। नहीं नहीं सर, गाड़ी की सीट खराब हो जाएगी। बच्चों, तुम आराम से बैठो, अपनी मम्मी की बात बिल्कुल मत सुनो।
उमा क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये बच्चे न जाने कब से बारिश में भीग रहे हैं। देखो तो कैसे कांप रहे हैं। फिर अशोक सर उमा और उसके बच्चों को घर छोड़ देते हैं और जाते हुए वो उमा की तारीफ भी करते हैं कि तुमने आज सचमुच में बहुत अच्छा काम किया है। उमा अपने पैर की चोट को भूलकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने लगती है। दोनों बच्चे कपड़े बदल कर आ चुके थे, लेकिन उसकी बेटी ठंड से कांप रही थी। माँ, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। रुक, मैं तेरे लिए चादर लेकर आती हूँ। खाना खा, फिर मैं तुझे गरम गरम चाय देती हूँ। पता है माँ, इतनी तेज बारिश थी, पूरे स्कूल में पानी भर गया और टीचर ने हमारी छुट्टी जल्दी कर दी। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ बेटा, हमारे स्कूल में भी आज एक हादसा हो गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। उमा चादर उड़ाकर अपनी बेटी को खाना खिलाती है। उसके बाद दोनों बच्चों को चाय बनाकर देती है और फिर बेटी को अपनी गोद में अपने सहारे लेकर बैठ जाती है। माँ, अच्छा लग रहा है। और फिर शाम तक बारिश हल्की होकर बंद हो जाती है। उमा पूरे दिन के घटनाक्रम को सोचकर अंदर तक कांप जाती है। भगवान का शुक्र है उस समय मैं समय से पहुंच गई। बाद में सुना कि वो छत भी पूरी गिर गई। किसी बच्चे के साथ बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्रुति मैडम भी ठीक होगी। अगले दिन सुबह जब उमा अपने बच्चों को उनके स्कूल छोड़कर अपने बड़े स्कूल आई तो उसने देखा बाहर बहुत पुलिस खड़ी हुई थी। जहाँ की दीवार गिरी थी वहां की छानबीन हो रही थी। उमा को देखते ही प्रिंसिपल भागकर आती है और उमा का हाथ पकड़कर पुलिस इंस्पेक्टर के पास लेकर जाती है। सर, ये उमा है, कल इसी की वजह से सब लोगों की जान बच पाई। वेरी गुड उमा, तुमने सचमुच में बड़ा बहादुरी का काम किया है। ये तो मेरा फर्ज था साहब, मैं इस स्कूल में नौकरी करती हूँ। यहाँ के सभी बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे ही हैं। हमें तुम पर बहुत गर्व है उमा। अभी तुम जाकर ऑफिस में बैठो, कल की घटना के बारे में तुमसे थोड़ी पूछताछ होगी। फिर सारी कार्रवाई खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सभी टीचर को बुलाती है और उमा के लिए क्लैपिंग होती है। उमा की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मैं और बोर्ड के सभी मेंबर्स ने बैठकर मीटिंग की है और हम सब ने ये डिसाइड किया है कि उमा का प्रमोशन होना चाहिए। यस मैम, आपका ये फैसला बिल्कुल सही। और हमने ये भी फैसला किया है कि इतने बच्चों की जान बचाने वाली उमा के बच्चे भी अब इस स्कूल में फ्री में पढ़ेंगे। ये सुनकर उमा प्रिंसिपल के पैर छू लेती है। प्रिंसिपल उमा को गले लगा लेती है और सभी टीचर्स उमा के लिए ताली बजाते हैं। कुछ दिन बाद श्रुति मैम जब स्कूल आती है तो अलग से उमा को मिठाई का डब्बा और एक सुंदर सी साड़ी भेंट करती है। अरे श्रुति मैम, इसकी क्या जरूरत थी? ये जरूरत के लिए नहीं, ये प्यार से दिया है। तुम्हारे अंदर की दयालु माँ ने एक बड़ा हादसा होने से बचाया है। उसके बाद उमा अब सुबह सवेरे अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल आई। उमा के दोनों बच्चे अब उस बड़े स्कूल में पढ़ रहे थे और सभी गरीब उमा का बड़ा आदर करते थे। सुमन के पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। और उसने जब इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने सुमन और अपनी बेटी और बेटे को घर से निकाल दिया। सुमन को जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तो वो अपने मायके चली गई। अरे ऐसे कैसे उसने घर से निकाल दिया और तुम चली आई? तुम्हें कानून का सहारा लेना चाहिए था। भाई, उसने मुझे घर से निकाला है, सारे पैसे छीन लिए, कपड़े तक नहीं उठाने दिए, और तुम कानून की बात कर रहे हो? कहाँ से लेकर आती मैं कानून? मान लिया ननद जी, आपको घर से निकाल दिया, पर ये क्या, आप मुंह उठाकर सीधा यहाँ चली आई? अरे हमारा भी घर परिवार है, और क्या आपको नहीं पता, जब आप जैसी लड़कियां घर वापस आती हैं तो सारे समाज में थू थू होने लगती है। ये तुम क्या कह रही हो भाभी? मैं अपने घर आई हूँ, इस समय तो आप दोनों को मेरा सहारा बनना चाहिए, और आप कैसी बातें कर रही हैं? गलत भी क्या कहा है तुम्हारी भाभी ने? हाँ? तुम खुद ही सोचो, माँ बाबा ने जब तुम्हारी शादी की थी तो तुम्हें कितना दहेज दिया था, और तुम वो सब कुछ छोड़कर ऐसे ही चली आई हो। तो फिर तू भी बताओ ना भाई, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम जानते हो ना, अभी देखो स्नेहा भी बड़ी हो रही है, माना कि अभी सनी छोटा है। माफ करना ननद जी, अगर आपने इतना ही सोचा होता तो अपने पति से कॉम्प्रोमाइज करती और वहीं रहती अपने बच्चों के साथ। अपने भैया भाभी की बातें सुनकर सुमन का मन छन्नी छन्नी हो गया और उसने अपने भाई से कुछ समय के लिए मोहलत मांगी और वहीं रुक गई। माँ, जब हम पहले आते थे तो मामा और मामी हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन आज पता नहीं वो किस तरह से आपसे बातें कर रहे हैं। किसी ने सच्ची कहा है, मुसीबत आने पर सबसे पहले अपने ही लोग दगा देते हैं। सुन स्नेहा, अब तुझे सब संभालना होगा। तो भाई को देखना, कल से मैं कहीं नौकरी की तलाश में जाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सुमन नौकरी की तलाश में निकलती है। वहीं स्नेहा अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी कि तभी उसकी मामी आती है। यहाँ बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है, खड़ी हो जा, यहाँ पर मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। जा, रसोई में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो दे। अपनी मामी की तेज आवाज सुनकर स्नेहा तुरंत ही रसोई में चली जाती है। वहीं सनी डरा सहमा बैठा रहता है। शाम को जब सुमन घर आती है तो सबसे पहले उसकी भाभी उससे सवाल करती है, मिल गई नौकरी या भाई के पैसे ऐसे ही बर्बाद करके आ गई हो? कई जगह गई थी भाभी, लेकिन कहीं कोई बात नहीं बनी। देखो भाई, मैं तो सीधी सीधी बात जानती हूँ, तुम्हें नौकरी ढूंढनी है ढूंढो, लेकिन इन दोनों को भी अपने साथ ले जाया करो। मैं कोई चौकीदार नहीं हूँ। और अब देखो, तुम्हारे भाई का समय हो गया है आने का। अब क्या तुम्हें बोलना पड़ेगा कि जाकर खाना बना लो? मैं तो थक गई हूँ सुबह से तुम्हारे बच्चों की चौकीदारी करते हुए। सुमन कुछ नहीं कहती और तुरंत ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। जहाँ आज तक सुमन ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी के दिन बिताए थे, उसी घर में उसे बड़ा ही अजनबीपन लग रहा था। अगले दिन सुबह जब काम ढूंढने के बाद घर आती है
तो सुमन पंखा तेज करके बैठ जाती है। तभी उसकी भाभी स्विच बंद करते हुए कहती है, तुम्हारा भाई कोई करोड़पति नहीं है जो इतना सारा बिजली का बिल भर सके। लेकिन मामी आप देखो तो मम्मी को कितना पसीना आ रहा है। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपनी माँ की, तो नौकरी क्यों नहीं कर लेती हो? भाभी ये बच्चों से तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे आज नौकरी मिल गई है, 2-4 दिन का समय दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें नौकरी मिल गई, वरना मैं तो सोच रही थी कि जिंदगी भर हमारी ही छाती पर मूंग दलोगी। और कुछ दिन बाद सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से एक किराए के मकान में चली जाती है। थोड़े पैसे वो अपने भाई से उधार लेती है और उससे वादा करती है कि जल्द ही उसे चुका देगी। तुम दोनों की पढ़ाई का बहुत ही हर्ष हो रहा है, कल से तुम स्कूल जाना। माँ स्कूल कैसे जाएंगे? हमारी ड्रेस और हमारा बैग तो वहीं रह गया है। अरे हाँ, बैग और ड्रेस तो तुम्हारे वहीं रह गए। अब कोई बात नहीं बेटा, मैं आज किसी से कहकर मंगवा लेती हूँ। और फिर सुमन अपनी पड़ोस में रहने वाली एक औरत के पास फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो स्नेहा के पिताजी के यहाँ से बच्चों का बैग और ड्रेस ले आए। फिर कुछ दिन बाद सुमन नौकरी पर जाने लगती है और दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। माँ तू बहुत थक जाती है ना? क्या करूँ बेटा, ये सब तो करना ही पड़ेगा। स्नेहा देखो तुम बड़ी समझदार हो, अब तुम्हें ही घर को संभालना है और भाई को भी। माँ तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी और कुछ दिन की ही तो बात है, फिर देख लेना तुम्हारी बेटी तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा कर देगी। और ये सब जो लोग हैं ना, आज हम लोगों को बुरे वक्त में इस तरह से कह रहे हैं, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बेटा लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन तुम समझदार हो, मैं जानती हूँ। इन सब बातों पर इतना ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। ठीक है माँ, हम बहुत मेहनत करेंगे और कामयाब होंगे। और उसके बाद उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था कि कुछ भी हो जाए, मेहनत करके उन्हें अपने आप को कामयाब बनाना है। और 2 साल बाद स्नेहा अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। एक दिन माँ हाँ? मेरी क्लास के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, 1000 रुपए जमा करने हैं, जल्दी से दे दो ना। 1000 रुपए? बेटा इतने सारे पैसे, वो भी पिकनिक के लिए? हाँ माँ, टीचर ने तो यही बोला है, 1000 रुपए लेकर आना। नहीं माँ, कोई जरूरत नहीं है 1000 रुपए देने की, कुछ नहीं होता है पिकनिक विकनिक। सुनो सनी, मैं खुद तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगी। आप झूठ बोल रही हैं दीदी, आपने पिछले साल भी यही कहा था और कहीं लेकर नहीं गई। उस समय मेरे पेपर चल रहे थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का लेकर जाऊंगी। देखो सनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। ये बात सुनकर सनी गुस्सा हो जाता है। तब स्नेहा उसे समझाती है कि जब उसकी जॉब लग जाएगी तो वो उसे हमेशा पिकनिक पर भेजा करेगी। और उधर जब भी कोई त्योहार आता तो सुमन को अपने भाई की बहुत याद आती, लेकिन भाई ने तो उससे बिल्कुल किनारा कर लिया था। ऐसे ही एक रक्षाबंधन पर सुमन बड़ी उदास थी। माँ मैं जानती हूँ तुम्हें मामा की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम क्यों दुखी हो रही हो? उनकी बहन थी तुम, और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया? इतने मुश्किल वक्त में भी तुम्हें अकेला छोड़ दिया। हाँ बेटा, सब जानती हूँ, लेकिन त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है, क्या करूँ? वो ना सही, लेकिन मैं तो उसे हमेशा अपना भाई मानती हूँ और उससे प्यार भी करती हूँ। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वो दिन आएगा जब मामा और मामी खुद हमसे मिलने आएंगे। और कुछ दिनों बाद ही स्नेहा की जॉब डाक घर में लग जाती है और वो पोस्टल असिस्टेंट बन जाती है। माँ मैंने कहा था ना कि हम हिम्मत और मेहनत से काम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। ये देखो, आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। क्या तू सच कह रही है? हाँ माँ, हाँ देखो, ये देखो। स्नेहा अपने हाथ में पड़ा हुआ पेपर अपनी माँ को थमा देती है और सुमन उसे गले से लगा लेती है। माँ ये लो फोन और अपने भाई को फोन करके बताओ कि आज तुम्हारी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। उन्हें एहसास दिलाओ कि अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कामयाब नहीं हो सकते थे। और फिर सुमन कांपते हाथों से फोन लगाती है। वहाँ से उसकी भाभी फोन उठाती है। हेलो, कौन बोल रहा है? भाभी मैं सुमन बात कर रही थी, आपसे एक बात कहनी थी। सुमन बोलो, किस लिए फोन किया है? देखो भाई, कुछ मांगने के लिए फोन किया है तो मैं कह देती हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। नहीं नहीं भाभी, मैंने आपको फोन कुछ मांगने के लिए नहीं किया है। अब आप ही हमारे रिश्तेदार हैं ले देकर। मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ही ये खबर दूं। तो मैं आपको बता रही थी कि स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है। और ये सुनते ही उसकी भाभी खामोश हो जाती हैं। फिर अपना सुर बदल कर कहती है, क्या कह रही हो? सचमुच में स्नेहा की सरकारी नौकरी लग गई है? अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो पहले से ही जानते थे कि एक दिन ये लड़की कामयाब होगी। अरे तुम इतना सोच क्यों रही हो? शाम को आओ बच्चों को लेकर घर। अरे भाभी, शाम को तो आना नहीं हो पाएगा, अभी बहुत सारे काम है। हाँ भाई हाँ, अब तो तुम बड़ी हो गई हो, बेटी की सरकारी नौकरी जो हो गई है, अब तुम क्यों पूछोगी हमें? ऐसा कुछ नहीं है भाभी, एक काम करो ना, आप और भैया आ जाओ, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ।
और शाम को ही सुमन के भैया भाभी उनके घर पहुंच जाते हैं। साथ में उनकी 2 साल की बेटी भी थी। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हमारे खानदान की पहली लड़की है जो गवर्नमेंट जॉब में गई है। और नहीं तो क्या, अपनी स्नेहा तो सचमुच में बड़ी ही समझदार निकली। और सुमन, तुमने भी कम मेहनत नहीं की है। सचमुच में तुम माँ बेटी ने मेहनत करके अपनी जिंदगी ही बदल दी है। बस स्नेहा, आगे अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ये बड़ी हो गई तो इसकी भी कहीं नौकरी लगवा देना। हाँ हाँ मामी जी, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को खुद से मेहनत करनी चाहिए, जैसे मैंने और माँ ने की है। स्नेहा कम शब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह गई। ये सुनते ही भैया भाभी का मुंह उतर जाता है। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी मामा जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर उस समय आप हमारा साथ देते तो शायद मैं इससे भी अच्छी जॉब पर जा सकती थी। लेकिन मेरे हालातों ने मुझे जैसा करने को कहा, मैंने वैसा ही किया। मुझे माफ कर दो बहन। और तुम भी स्नेहा, तुम सच कह रही हो। अगर उस समय मैंने तुम दोनों का साथ दिया होता तो शायद हालात कुछ और होते। तुम लोगों ने इतने साल इतना स्ट्रगल किया, मुझे माफ कर दो प्लीज। अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो भैया। बस स्नेहा ने मेहनत की और मेहनत का फल उसे मिल गया। उसके बाद स्नेहा की मेहनत से घर के हालात बदल जाते हैं। अब अपने भाई को भी अच्छे से पढ़ाती है और अपने वादे के मुताबिक उसे पिकनिक पर भी भेजती है। अदिति को बस स्टॉप पर खड़े हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक उसके यहाँ जाने वाली बस नहीं आई थी। वो गर्मी से बेहाल हो चुकी थी और उसकी बोतल में पानी भी खत्म हो चुका था। वो इधर उधर पानी की तलाश करने लगी थी। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। अगर आज मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मेरा एडमिशन भी अच्छे कॉलेज में होता। यहाँ इतनी दूर में पढ़ने के लिए ना आती मैं, वो भी छोटे से कॉलेज में जहाँ बस भी नहीं आती। अदिति थोड़ा और आगे चलती है तो उसे एक सफेद रंग का बड़ा सा घर दिखाई देता है, जिसके बाहर वाटर कूलर लगा हुआ था। यह देखकर अदिति खुश हो जाती है और बोतल निकालकर जल्दी से वहां से पानी भरने लगती है कि तभी एक सफेद रंग की गाड़ी उस घर के बाहर आती है और एक औरत उस गाड़ी से उतरती है। सुनो लड़की, मैं कई दिनों से घर पर नहीं थी, पता नहीं ये पानी सही भी है या नहीं। तुम एक काम करो, मेरे साथ अंदर चलो, मैं साफ पानी पीने के लिए देती हूँ तुम्हें। जी मैं बहुत दूर से चल कर आई हूँ और बहुत तेज प्यास भी लगी है मुझे, इसलिए यहाँ से पानी भर रही थी। अगर एक बोतल पानी मिल जाता तो मैं आराम से घर पहुँच जाती। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम पानी ले सकती हो। क्या यहाँ पास में जो कॉलेज है तुम वहाँ पढ़ती हो? अरे मैम, आप तो अंतर्यामी निकली। नहीं नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यहाँ पास में यही एक कॉलेज है लड़कियों का, और कोई फैसिलिटीज इन लोगों ने दी नहीं है। बस भी यहाँ बहुत देर से आती है। मैंने देखा है बहुत बार लड़कियाँ यहाँ पर पानी के लिए भी परेशान रहती हैं, इसलिए मैंने ये वाटर कूलर घर के बाहर ही लगवा दिया। आओ तुम अंदर आओ और पानी पियो। मैं आज ही नौकरों से कहकर यहाँ का पानी साफ करवाती हूँ। ये सुनकर अदिति बहुत खुश हुई और उस औरत से प्रभावित भी। वो पानी की बोतल भर लेती है। एक नौकर उसके लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आता है। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस पानी की बोतल भर गई, यही बहुत है मेरे लिए। बस आती ही होगी, अब मैं चलती हूँ। और हाँ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी अदिति नाम है मेरा, और मैं लास्ट ईयर में हूँ। बहुत अच्छा। घर में कौन कौन है? घर में तो बस मैं और मेरी माँ है। बाबा का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो गया था। एक बार फिर आपका शुक्रिया मैम, बहुत देर हो गई है। मेरी माँ चिंता करती होगी मेरी। अदिति पानी की बोतल का ढक्कन ठीक करते करते दरवाजे की तरफ आती है। तभी दरवाजे की साइड में उसे एक फैमिली फोटो नजर आती है जो काफी पुरानी थी, ब्लैक एंड व्हाइट में। और उस फोटो में अपनी माँ की तस्वीर देखकर अदिति हैरान हो जाती है। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? ये फोटो, ये मेरी फैमिली की फोटो है। ये मेरे माँ बाप हैं और ये मेरी बड़ी बहन। बस यही एक फोटो है मेरे पास और कुछ भी नहीं। पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे। आपके गांव में बाढ़ आई थी ना? आपकी बड़ी बहन लकड़ियां लेने जंगल गई हुई थी और आपके माँ बाप उस बाढ़ में बह गए थे। अदिति के मुंह से ये बात सुनकर वो औरत हैरान हो गई और उसने अदिति को कंधे से पकड़ ली। ये सब तुम कैसे जानती हो? क्योंकि इस फोटो में जो आपकी बड़ी बहन है वो मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई थी। और ये सुनकर वो औरत अदिति को गले लगा लेती है। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बहन की बेटी मेरे सामने खड़ी है। मेरा नाम बरखा है, बताया होगा तुम्हारी माँ ने। और बसंती कैसी है? ये कहकर वो अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछने लगती है। अदिति भी अपनी मौसी के गले कस के लग जाती है और फिर उसकी मौसी खाने पीने का सामान मांगती है और अदिति को बहुत प्यार करती है। फिर वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर जाती है। सुनो अदिति, कुछ मत कहना। मैं अपनी बहन की आंखों में देखना चाहती हूँ कि वो मुझे पहचान पाती है या नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा मौसी, मैं दरवाजा बजाती हूँ। ये कहकर अदिति दरवाजा बजाती है। बसंती दरवाजा खोलती है। मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की।
कब से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी? इतनी गर्मी हो रही है बाहर। फिर वो अदिति के साथ बरखा को खड़ा हुआ पाती है। अपनी आंखों पर लगा हुआ चश्मा ठीक करते हुए वो ध्यान से बरखा को देखती है और एकदम से तेज चिल्ला पड़ती है। बरखा, तुम बरखा ही हो ना? सच सच बताओ, तुम बरखा ही हो ना? मेरी बहन। तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं बरखा। आखिर आज भगवान को मुझ पर दया आ ही गई और उसने तुम्हें मिलवा दिया मुझसे। दोनों बहनें बहुत देर तक गले लगाकर रोती रहीं। माँ, मौसी को अंदर आने दोगी तुम? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई अंदर आना। अब मेरी बहन कहाँ थी तू? तुम्हें पता है, कई दिन जंगल में फंसी रही। जब मैं घर आई तो देखा घर था ही नहीं। गांव के कुछ बचे खुचे लोगों के साथ मैं भी वहां से दूसरे गांव चली गई। जैसे ही पानी का सैलाब आया, माँ ने मुझसे कहा कि संदूक में कुछ कपड़े, पैसे और जरूरी सामान रख लो और चलो। वो दोनों घर के बाहर खड़े हो गए और मैं जल्दी से संदूक में सामान डालने लगी। तभी बहुत जोर से पानी का बहाव आया और वो दोनों बह गए। मैंने संदूक को कस के पकड़ा और मैं भी पानी के साथ बहने लगी। सब खत्म हो गया, बस वो संदूक मेरे पास रहा। मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी। बस वहां से देखा तो रेलवे स्टेशन पास था। मैं रेल में बैठी और शहर चली आई। आज तक मैंने ये सब कुछ फिल्मों में देखा था। पहली बार अपने घर में ऐसी बातों को सुनकर मैं बहुत हैरान हूँ। अपने लोग किस तरह बिछड़ जाते हैं और देखो ना मौसी, आज किस तरह मिल भी गए हम। हाँ, आखिर आज हम लोग मिल ही गए। तू बता, कैसी है तू? घर में, परिवार में कौन कौन है तेरे? घर परिवार में मेरे पति हैं और मेरा एक बेटा है। मेरे पति का बिजनेस है और बेटा साथ में ही काम करता है उनके। फिर बरखा की नजर बसंती के घर पर जाती है। छोटा सा घर, जरूरत का कुछ सामान, एक कोने में बनाई हुई रसोई, कुछ कपड़े एक रस्सी पर टंगे हुए। उसने ध्यान से बसंती को देखा। फटी पुरानी साड़ी में, उम्र से ज्यादा बूढ़ी लग रही थी और अपनी बहन की इस हालत को देखकर बरखा को बहुत दुख हुआ। तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है बसंती दीदी। शायद मेरी किस्मत में यही सब था। जब मैं घर वापस आई तो पड़ोस में रहने वाली एक औरत ही बस मुझे वहां पर दिखाई दी। मैंने उसको सहारा दिया और वहां से निकाल लाई। हम दोनों साथ रहने लगे। फिर बेचारी ने किसी तरह मेरी शादी कर दी। मैं तो उसे माँ ही कहती थी। अदिति के जन्म के 1 साल बाद ही मेरे पति भी गुजर गए। जिंदगी में इतना दुख देख चुकी थी कि अदिति को खो न दूं, बस यही डर लगा रहता था। जैसे तैसे यहाँ शहर में आई और काम पकड़ लिया। बस सारी उम्र ऐसे ही निकल गई मेरी। दोनों बहनें अभी बातें ही कर रही थी कि लाइट चली गई और गर्मी से बरखा का हाल बेहाल हो गया। बसंती अपनी बहन को हाथ के पंखे से हवा करने लगी। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आज पता चल रहा है। सुनो आदिति, चलो मिलकर सारा सामान इकट्ठा करते हैं। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगी। यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? तुम्हें पता है, उस संदूक में कुछ कपड़े माँ के, बाबा के और तुम्हारे, मेरे थे। आज तक संभाल के रखे हुए हैं। और एक फोटो। आज अगर मेरी बड़ी बहन मुझे मिल गई है तो क्या मैं उसे ऐसी हालत में रहने दूंगी? तुमने सोच भी कैसे लिया? अब तुम दोनों माँ बेटी मेरे साथ रहोगी। हाँ, लेकिन बरखा, तुम्हारे पति और बेटे ने अगर कुछ कहा तो तुम? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी। बल्कि वो तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बसंती दीदी, अब मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगी। चलो एक काम करो, ये सामान भी यहीं रहने दो। जो जरूरी है वो लो और चलो मेरे साथ। और बरखा ने उन दोनों को वहां नहीं रहने दिया। कुछ जरूरी सामान के साथ दोनों माँ बेटी बरखा की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर बरखा के घर आ गए। फोन करके बरखा ने अपने पति और बेटे को भी घर बुला लिया। बस एक ही कमी थी, मेरी बीवी की लाइफ में, वो भी आज पूरी हो गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी हमारे घर। मौसी, मेरा नाम रचित है। अक्सर मम्मी आप दोनों बहनों के बचपन की बातें मुझे बताती रहती हैं। अब हम सब साथ रहेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम अदिति है। मैं हमेशा मम्मी से कहता था कि मुझे एक बहन चाहिए, और ये देखो आज मुझे मेरी बहन मिल गई। ये सुनकर अदिति बहुत खुश होती है। रचित अदिति के सर पर हाथ रखता है। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी अचानक से इतनी बदल जाएगी। बरखा और बसंती अब दोनों बहनें बहुत खुश रहती हैं। घंटों बातें करती रहती। अदिति का कॉलेज पास था, उसे लास्ट ईयर वहीं से ही क्लियर किया और फिर एक अच्छी जगह रचित के कहने पर उसकी नौकरी लग गई। क्या जरूरत थी तुम्हें नौकरी करने की? बस तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये काम किया, वरना एक भाई के होते हुए तुम्हें क्या जरूरत है? तुम बहुत अच्छे हो भाई, लेकिन ये मत भूलो कि जमाना बहुत बदल गया है और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। ये मेरा सपना था। मैं चाहती थी कि माँ के सारे सपने पूरे करूंगी। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मौसी और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ दिन
अपनी नौकरी का शौक पूरा करो और उसके बाद हम सब मिलकर तुम्हारी शादी करेंगे। और फिर एक दिन बसंती दीदी चलो ना, बचपन में जो हम लोग खेल खेला करते थे आज वही खेलते हैं। कौन सा खेल? वो पर्ची बनाने वाला? हाँ हाँ वही, आपको तो सब याद है। ये देखो मैंने 4 पर्चियां बनाई हैं, याद है ना? हम बचपन में अपने सपने इसी तरह पर्ची पर बनाते थे और फिर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। क्या बात है, आपके जमाने में इस तरह के गेम हुआ करते थे? ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या लिखा है मम्मी इसमें? वो पर्ची खोलने पर ही पता चलेगा। ये लो, मैंने पर्चियां उछाल दी। और तुम दोनों उठाओ अब इसमें से। 2 पर्ची तुम उठाओगी अदिति और 2 तुम। दोनों 2-2 पर्चियां उठा लेते हैं। क्या लिखा है पर्ची में? एक पर्ची में लिखा है कि मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि आज हम दोनों बहनें साथ हैं। दूसरी पर्ची में लिखा है कि अदिति के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया है और हम धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। तुम बताओ अदिति, तुम्हारी पर्ची में क्या है? इसमें लिखा है कि रचित अपनी बहन की सारी जिम्मेदारियां जिंदगी भर उठाएगा। और दूसरी पर्ची में लिखा है कि अदिति की शादी के बाद दीदी हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये अच्छा तरीका है अपनी बात मनवाने का। मुझे सब मंजूर है बरखा। मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि आज हम दोनों बहनें साथ हैं। और फिर दोनों बहनें गले लग जाती हैं। अदिति और रचित मुस्कुराते रहते हैं।